जो हमारी सोल है वो इस फिलॉसफी पे काम करती है कि जो मैंने जो करा वो मेरे साथ भी होगा। टू एन एक्सटेंट वो ये मानती है कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो नाउ आई डिजर्व टू गो थ्रू इट। हमारा जो माइंड है वो 2 पार्ट्स में ब्रॉडली हम डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। राइट नाउ थिंग्स आर सो फास्ट कि हम एक ही लाइफ टाइम में शायद ज्यादा कर्मा डील कर रहे हैं, ज्यादा लोगों के साथ कर रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है दैट यू स्किप ऑन रिलेशनशिप्स। आप एक ही इंसान के साथ रह के बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स को रिजॉल्व कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू इट्स रियल टॉक पॉडकास्ट फॉर यू। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ रियल टॉपिक्स पे फोकस करना चाहते हैं, उनका रियल मीनिंग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आ गए हैं। लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फॉर दिस एपिसोड। लेट्स वेलकम जिज्ञासा जैन। शी इज अ क्लिनिकल स्पेशलिस्ट थेरेपिस्ट फॉर पास्ट लाइफ रिग्रेशन, healing and lot more. So a very warm welcome to you, ma'am. Thank you so much for coming here. Thank you for inviting me. Before I start this, let me tell you कि इन्होंने मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें करी हैं, बहुत सारी हीलिंग्स करी हैं, मुझे भी हीलिंग सिखाई है। So ये मेरी मेंटोर भी हैं एंड टीचर हैं। So a very warm welcome. I'm so excited about this episode. Let's begin. Yes, thank you. Thank you for inviting me. Thank you for having me. Yes, I'm also very excited. Okay, so let's talk about healing. ये मतलब कर्मा और karmic connection. What is it? Okay, so let's talk about karma first, क्योंकि healing means resolving your karma या कर्मा को ठीक करना, ठीक है। अब कर्मा है क्या? कर्मा बेसिकली हम जो एक पॉपुलर नोइंग है कि कर्मा इज जो हम करते हैं वो कर्मा है। काफी लोग ये भी बिलीव करते हैं जो हम बोलते हैं वो भी कर्मा हो जाता है, जो हम सोचते हैं वो भी कर्मा हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन बेसिकली इट्स योर रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन, टू अ पोजिशन वेर एवर यू आर। उस सिचुएशन में आपका रिस्पॉन्स क्या है, उसका गिल्ट जब हम ले लेते हैं वो कर्मा बन जाता है। ठीक है। एंड यहाँ कोई और नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, कोई आपको टेस्ट नहीं कर रहा, कोई चेक नहीं कर रहा, कोई अकाउंट नहीं रख रहा कि आप क्या कर्मा क्रिएट कर रहे हो। आपकी अपनी सोल अपना एक अकाउंट समझ लीजिए क्रिएट करती जाती है, जो कि बिलीव करती जाती है कि अच्छा मैंने ये किया, अब इसका गिल्ट ले लिया, अब मैंने ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिस इज ऑल इज कर्मा। हीलिंग इज बेसिकली उस कर्मा को समझना और उसकी लर्निंग लेके उसको अंडू कर देना, उसको हटा देना। तो कर्मा बेसिकली आपकी लाइफ में ब्लॉक्स क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए आप एक जॉब, किसी का पैटर्न है कि वो जॉब में बहुत सक्सेस नहीं पा पाता जबकि वो कैलिबर रखता है, टैलेंटेड है, तो वो कहीं ना कहीं कार्मिक रीजंस भी हो सकते हैं। तो वो कर्मा वहां से हटाना या उसको अंडू करना और उसको उसकी लर्निंग ले लेना इज कॉल्ड हीलिंग। पहले उसको जानना, उसको अंडू करना, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना इज कॉल्ड हीलिंग। ये हीलिंग है। जैसे एक बहुत बेसिक सी स्टेटमेंट है जो सबके हमारे सबके घरों में भी बोली जाती है कि अपने कर्म अच्छे रखो, अपने कर्म अच्छे करो। सो इज दैट कर्मा वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे कर्म कैसे हैं, हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, कैसे? ब्रॉडली यस, लेकिन हर वक्त आप अपने आप को जज तो नहीं कर सकते हो। अंडरस्टैंड करना कि जहाँ जो बेस्ट हो, जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ट हो वो करना, विदाउट किसी भी चीज को करना विदाउट सेल्फिश मोड, विदाउट हर्टिंग अदर्स, विदाउट थिंकिंग कि मेरा कुछ अच्छा हो जाए और किसी का कुछ बुरा हो या किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं हो। ये सोचे बिना जब आप करते हो और अपना बेस्ट करते हो, अपने लिए चाहे बेस्ट कर रहे हो लेकिन किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, दैट इज वेयर यू आर डूइंग द बेस्ट थिंग। लेकिन जहां आपको ये लग गया कि आपने शायद किसी का आपके अपने लिए कुछ करने में शायद आपने किसी का कुछ
कर दिया है या किसी के लिए कुछ गलत हो गया है, वही हम कर्मा क्रिएट कर लेते हैं। तो यस, जो बोलते हैं पर वो बहुत ब्रॉडर टर्म में बोलते हैं। कर्मा इज बेसिकली अ बिलीफ दैट वी क्रिएट आउट ऑफ द रिस्पॉन्स ऑफ अ सिचुएशन। तो उस बिलीफ को अंडरस्टैंड करना जरूरी नहीं है वो बिलीफ एक्चुअली वही बने जो हो रहा है। हो सकता है आपको लग रहा है आपने दूसरे को हर्ट किया, हो सकता है उसको नहीं लग रहा हो, लेकिन फिर भी आप कर्मा क्रिएट कर लोगे और फिर आप पे बैक के जोन में आ जाओगे कि अब मुझे पे बैक भी करना। राइट। और अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं लेकिन सामने वाला ये अज्यूम कर रहा है कि इसने तो मेरे साथ बुरा किया है, देन ऑल्सो डू वी क्रिएट कर्मा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके। ऐसा उसका सोचना उस तक है, उसको अगर एक्सपीरियंस हो रहा है वो उसका है, लेकिन आपने अगर आपकी एनर्जी को, आपकी सोल को नहीं एक्सपीरियंस हो रहा कि आपने कुछ गलत किया है, आप गिल्ट नहीं कैरी करे, तो कोई कर्मा नहीं क्रिएट। ओके मैम, टेल अस मोर अबाउट इट कि ये गिल्ट कैरी करना क्या है और सोल कैसे गिल्ट लेती है, तो इसके बारे में बताओ। ओके, सो एक छोटा सा साइकिल है इसका, बहुत इंटरेस्टिंग साइकिल है। और वो साइकिल है कि जब हम कुछ कर देते हैं और हमें लगता है हमारे ये करने से, हमारे एक बहुत नेचुरल एक्ट होता है, वो करने से किसी को कुछ गलत हो गया और मैंने उसका गिल्ट ले लिया, मान लीजिए उस चीज को करने के बाद, और उसको गिल्ट लेने के बाद अब मेरी जिम्मेदारी, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये गिल्ट तो मैं हैंडल नहीं कर सकता, जरूर मैंने कुछ वजह से ये किया होगा। सो आई स्टार्ट फाइंडिंग समबडी जिसको मैं ब्लेम कर सकूं, जिस पे जिम्मेदारी डाल सकूं, उस जो मेरे हिसाब से मैंने किया है। और जब वो इंसान मिल जाता है तो मैं उस पे ब्लेम करने की, उस पे इल्जाम डालने की कोशिश करता हूँ। जब मैं खुद को समझा लेता हूँ कि हाँ, इस व्यक्ति की वजह से, इस इंसान की वजह से ये गलती हुई है, तो मैं उससे फिर रिवेंज लेना होता है मुझे। रिवेंज लेना मतलब अब उससे बदला लेना है, क्योंकि गलती तो उसने की है, अब मुझे बदला लेना है। अब बदला लेने के लिए जो मैं काम करता हूँ उससे फिर से मैं गिल्ट क्रिएट करता हूँ। इसका बहुत सिंपल, ये तो मैंने डेफिनेशन समझाई है, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। मान लीजिए एक बच्चे ने कुछ ऐसा किया जो उसको पता है उसे नहीं करना चाहिए था, और उसे समझ आ गया इसको करने से मैंने अपनी शायद मदर को हर्ट किया है। तो अब वो इस गिल्ट में है कि उसने अपनी मदर को हर्ट किया है। शायद उसकी मदर समझती हूँ, वो हर्ट नहीं हुई हूँ, लेकिन बच्चा ये मान रहा है मैंने तो मदर को हर्ट किया, तो वो गिल्ट में है। लेकिन अब उसे ये जिम्मेदारी अपने से हटानी भी है, तो वो माँ को ब्लेम करेगा। कैसे? नहीं, पर मम्मी ऐसे करती है ना, इसलिए मैंने ऐसे किया, मम्मी क्यों ज्यादा डांटती है, मम्मी क्यों ज्यादा पढ़ाती है, तब मैंने ऐसे किया। अब वो ब्लेम चला गया मम्मी के ऊपर, क्योंकि मम्मी करती है तो मैं ऐसे करता हूँ। अब क्योंकि मम्मी की गलती है तो अब मम्मी से मुझे रिवेंज भी लेना है, बदला भी लेना है। बदला लेने के लिए वो बच्चा बहुत सिंपल एक्ट कर सकता है, मैं दूध नहीं पीऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, उसके अंडरस्टैंडिंग में वो मदर से बदला ले रहा है, बट एक्चुअली मदर की सेहत पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। मम्मी जानती है कि जब भूख लगेगी आप खाना खा ही लोगे। तो उस बच्चे ने क्योंकि खाना नहीं खाया या दूध नहीं पिया, तो उसने अपने माइंड में अपनी मदर से बदला लिया है। अब वो बदला लिया है तो अब वो गिल्ट में आ गया है। तो दिस इज हाउ वी क्रिएट द कार्मिक साइकिल। गिल्ट, फिर हम ब्लेम पे जाते हैं क्योंकि हम अपनी जिम्मेदारी को वही नहीं समझते, हम ब्लेम पे जाते हैं, फिर हम रिवेंज लेते हैं, फिर से हम गिल्ट में आते हैं, एंड दिस इज हाउ वी क्रिएट अ कार्मिक साइकिल। और अगर आप ध्यान दो तो हो सकता है मदर बहुत अंडरस्टैंडिंग हो, वो जानती है एक छोटा इस उम्र का बच्चा ऐसी चीजें करता है, तो वो शायद रिएक्ट भी नहीं करेंगे भी नहीं, पर बच्चा गिल्ट ले रहा है। तो ये दिस इज हाउ इट गोज, और ये आप किसी भी सिचुएशन में सब अप्लाई कर सकते हो। ऑल्सो टेल मी इफ आई एम करेक्ट कि जो हमारी सोल है वो इस फिलॉसफी पे काम करती है कि जो मैंने जो करा वो मेरे साथ भी होगा। इज दैट राइट? हाँ, तो नॉट एग्जैक्टली बट यस, टू एन एक्सटेंट वो ये मानती है कि अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है तो नाउ आई डिजर्व टू गो थ्रू इट। ऐसा नहीं कि मेरे साथ होगा, बट हमारी सोल इतनी प्योर है, हमारी सोल बेसिकली क्रिएटर का ही अंश है, और क्रिएटर अगर प्योर है, प्योर अनकंडीशनल लव है, तो हम भी अनकंडीशनल लव है, प्योर। तो जैसे ही हमारी सोल को ये बिलीफ आता है कि मैंने शायद ये गलती कर दी और मेरी वजह से किसी को दुख हुआ है, तो उसकी नीड हो जाती है, उसकी जरूरत बन जाती है कि वो खुद को तकलीफ दे। तो दिस इज, ऐसा नहीं कि करा है तो मुझे भी होगा, पर ये हमारी सोल मान के चलती है कि अगर मैंने किसी को तकलीफ दी है तो अब तो मेरे को भी गो थ्रू करना चाहिए, तभी मैं लर्निंग ले पाऊंगा। ये बिलीव करती है हमारी सोल। तो ये जो हमारी सोल की मतलब
इसमें साइकोलॉजी का क्या रोल है, क्योंकि इसमें हमारा सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस थिंकिंग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है. सो व्हाट इज दैट रोल इन साइकोलॉजी का इसमें जो बहुत बड़ा रोल है वो ये कि हम अपने कॉन्शियस माइंड को, तो जैसे यू सेड सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, तो लेट मी क्लैरिफाई. हमारा जो माइंड है वो 2 पार्ट्स में ब्रॉडली हम डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड बहुत छोटा पार्ट है, 10 to 12% ओनली, एंड सबकॉन्शियस माइंड बहुत बड़ा पार्ट है, दैट इज 88 to 90%, which is huge, which carries all your primitive memory, all the things which are relevant, which it never understood, which needs to be remembered later, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में है. तो हम जो कॉन्शियस माइंड है उसकी कैपेसिटी देख रहे हो आप कितनी छोटी है, 10% और 12%. वो एक रोजमर्रा की चीज को समझने, याद करने, इनटेक करने के लिए है और उसको एक्सप्रेस करने के लिए है. लेकिन हम उसको वेटेज बहुत ज्यादा देते हैं. हम अपने आप को इंटेलिजेंट प्रूव करने के लिए उस कॉन्शियस माइंड को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं. और इसका नेक्स्ट लेवल कहाँ शुरू होता है, साइकोलॉजी की आप बात कर रहे थे तो वहां बता रही हूँ. हम क्या मानते हैं कि कुछ भी अच्छा हुआ, मान लीजिए हमारी वजह से कुछ अच्छा हो गया, तो हम उसका क्रेडिट लेने से नहीं भागते, हम सबसे पहले क्रेडिट लेना चाहते हैं. वो कोई दिक्कत नहीं, आप क्रेडिट लो, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन प्रॉब्लम है फिर वहां जब कभी किसी की कुछ चीज गलत हो गई तो फिर उसका ब्लेम भी हम फिर जल्दी लेते हैं. ऑब्वियसली दोनों चीजें साथ में चलेंगी. अगर आप क्रेडिट ले रहे हो तो फिर ब्लेम भी आपको लेना पड़ेगा. पर पॉइंट इज कि एक्चुअली आप तो विटनेस हो. आपका कॉन्शियस माइंड जो 10 to 12% है, जो कि इतना छोटा है, जो सिर्फ विटनेस कर सकता है और जो चीज उसके सामने आ रही है उसको परफॉर्म कर सकता है, वो एक्चुअली डूअर नहीं है, पर हम उसको डूअर बना देते हैं. हम उसको बहुत एग्जैजरेट करके देखना शुरू कर देते हैं. इंटेलिजेंट, सक्सेस, वो सब कुछ हम कॉन्शियस माइंड को दे देते हैं, जबकि कॉन्शियस माइंड का रोल है सिर्फ विटनेस करना और जो उसके सामने आ रहा है उसको एफर्टलेसली करना. ओके, ठीक है. और जो हमारा, हम गिल्ट की बात कर रहे हैं और हमारी मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे आ रही है, मतलब पास्ट से कैसे चलती हुई आ रही है? दैट मीन्स देयर इज अ रोल ऑफ पास्ट लाइफ, तो वो क्या है, व्हाट इज इट? सो बहुत दो लेवल्स में मैं इसका आंसर दूंगी. पास्ट इज इन रियल अंडरस्टैंडिंग इज नथिंग which is everything which you are carrying right now. There's no past. If you look back, there's no past actually. But the memory of that thing, if you carry right now also, तो वो तो प्रेजेंट में है, लेकिन क्योंकि पास्ट की मेमोरी है तो आप उसे पास्ट बोलते हो. एक तो ये हो गया. दूसरा, that means सब कुछ इस प्रेजेंट मोमेंट में है. If you carry a memory, if you carry a learning, if you carry a moment, good or bad memory, anything that is from the past, you call it past. But वो है तो प्रेजेंट है. ठीक है. नाउ रह गई पास्ट लाइव्स की बात. हमें बहुत इंट्रीग करती है पास्ट लाइव्स, क्या होती हैं, नहीं होती हैं. एक्चुअली सबकी पास्ट लाइव्स हैं, और 1, 2, 3 नहीं, thousands of past lives we have had. हम आज जिस जगह पर पहुंचे हैं, जिस लेवल पे पहुंचे हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने बहुत सारी लाइफ टाइम्स गुजारी हैं. अब उनका रेलेवेंस क्या है? अगर उस किसी एक लाइफ टाइम, वैसे हमारी हर लाइफ टाइम अपने आप में कंप्लीट होती है. इट इज नॉट सपोज टू बी कैरीड फॉरवर्ड, नॉट सपोज टू बी. बट कई बार कोई रेजोल्यूशन नहीं हो पाए किसी लाइफ टाइम में किसी चीज का, तो यस, इट इज कैरीड फॉरवर्ड थ्रू आवर सबकॉन्शियस मेमोरी. तो मैंने जो बोला सबकॉन्शियस में प्रिमिटिव मेमोरी भी रहती है, वो वही मेमोरी भी होती है, वो मेमोरी भी होती है जो पास्ट लाइफ में कभी किसी एक लाइफ टाइम का कोई एक इंसिडेंट, कोई एक चीज जो रिजॉल्व नहीं हुई, वो भी आप कैरी कर सकते हो. यस. तो फिर ऐसे तो मतलब हर इंसान की कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो रिजॉल्व नहीं हुई है. दैट मीन्स वो अगेन वो साइकिल बढ़ता जा रहा है उसका. हाँ, और पर वो साइकिल आता इसलिए है कि आप उसको हटा सको. वो बढ़ाने के लिए नहीं आता, वो आपको लर्निंग देने के लिए आता है. पर हमारा बेसिक, जैसे मैंने अभी गिल्ट, ब्लेम और रिवेंज का एक साइकिल समझाया, उसी तरह से जब कोई कार्मिक रीजन आता है, कोई सिचुएशन आती है, वो हमें लर्निंग देने के लिए आती है. बट हमारा एक बहुत इंट्यूटिवली या एक रिस्पॉन्स जो क्विक, द फर्स्ट रिस्पॉन्स इज टू एस्केप, टू रन अवे, टू evade the situation.
हम उसमें से भागने की कोशिश करते हैं, उसमें रहकर उस चीज को समझकर उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश नहीं करते, और वो सिचुएशन फिर बार बार आती है। तो वो कैसे करें? जो सिचुएशन है उसमें रहिए, उसको आराम से पहले देखिए, वो कुछ कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करने वाली है, उसको देखो तो सही, समझो और समझो कि, और जो वो सिचुएशन करा रही है, सबसे पहला काम जो करना चाहिए आई थिंक इज टू स्टॉप एस्केपिंग। ओके। ये जो फर्स्ट थॉट आता है ना, मैं ये जॉब चेंज कर लूं, मैं ये घर चेंज कर लूं, मैं ये छोड़ जाऊं इनको, वो ये कंट्री छोड़ दूं, वो सबसे पहले हटाना है। क्योंकि अगर आप ये जॉब चेंज करोगे, दूसरा बॉस वैसे ही निकलेगा, वो बॉस किसी के लिए भी कैसा हो लेकिन आपके लिए वैसे ही होगा। तो सबसे पहले एस्केप करने का, भागने का थॉट हटाओ। उसके बाद उस सिचुएशन में देखो, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये मेरी सिचुएशन है, ब्लेम नहीं जाने दो किसी पे कि ये इसकी वजह से हुआ, उसने चिल्लाया इसलिए मैं ऐसे रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ क्योंकि, नहीं, कोई जस्टिफिकेशन मत दो खुद को भी। सबसे पहले खुद को जस्टिफाई मत करो। उसके बाद जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ ये है, हाँ यहाँ पर मैं इस तरह फील कर रहा हूँ और ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा। जब आप वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली, मिराकुलसली, मिरेकल कुछ नहीं होते हैं, लेकिन मैं यहाँ वो शब्द इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे मैं समझा सकूं अपनी बात। मिराकुलसली यू विल सी कि वो सिचुएशन खत्म हो रही है, डिसिपेट हो रही है, और आप धीरे धीरे उस सिचुएशन से निकल रहे हो। प्रोसेस लंबा लगता है, जब आप उसके अंदर होते हो तो बहुत टफ लगता है, लेकिन अगर आप उसको धीरे धीरे समझ के करना शुरू करो, और अगर सिचुएशन आई है तो कुछ लर्निंग देने आई है, लर्निंग के पीछे मत भागो, ऐसा नहीं कि लर्निंग के पीछे, वो अपने आप आ जाती है, जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट कर्मा, तो हमारे आसपास जो लोग होते हैं जिनसे हम मिलते हैं, या जो हमारे, जिनके साथ हम रिलेशनशिप में आते हैं, और हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उन सब के साथ भी हमारा पास्ट लाइफ कर्मा है। बट अगर हम आज के टाइम की बात करें तो इतने ब्रेकअप्स हो रहे हैं, इतने डिवोर्स हो रहे हैं, सो उसका क्या इसमें रोल है? सो जो प्लैनेटरी एनर्जीज हैं, दे आर वेरी हाई राइट नाउ, एंड हम पहले जब हम पहले के लाइफ टाइम्स में आते थे तो हम एक कार्मिक साइकिल को खत्म करने आते थे, या एक कार्मिक साइकिल को समझने आते थे। राइट नाउ थिंग्स आर सो फास्ट कि हम एक ही लाइफ टाइम में शायद ज्यादा कर्मा डील कर रहे हैं, ज्यादा लोगों के साथ कर रहे हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है दैट यू स्किप ऑन रिलेशनशिप्स। आप एक ही इंसान के साथ रह के बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स को रिजॉल्व कर सकते हो। दैट इज मोर सो बिकॉज हमारी नीड टू एस्केप बहुत हाई है। जैसे ही कोई सामने से हमारा मेट, हमारा हस्बैंड, बॉयफ्रेंड या कोई भी रिलेशनशिप हमें कोई डिफिकल्ट टाइम दिखाता है, कोई नॉन एक्सेप्टेंस दिखाता है, कोई ऐसी चीज बताता है जो शायद मेरे को एक्सेप्ट नहीं है, मैं उस रिलेशनशिप में उस चीज को अंडरस्टैंड या खुद को अंडरस्टैंड करने की जगह वहां से निकलना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो इसलिए ये ज्यादा हो रहा है। बट यस, प्लैनेटरी एनर्जीज भी बहुत हाई हैं, और हम कार्मिक साइकिल एक नहीं, कई सारी एक साथ, काफी हम एक साथ कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में। एंड व्हाट अबाउट सोलमेट्स कि भाई ये तो मेरा सोलमेट है, हमारी तो बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है, सो व्हाट इज इट? एंड आई रिमेम्बर मैंने आप ही से सुना था कि सोलमेट होना शायद अच्छी बात नहीं है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला होगा, that's okay, not to worry, but like soulmate is not a very good thing, क्योंकि वो शायद आपको कुछ learning देने आता है, it's like copy of your soul। So soulmate कुछ भी नहीं है। Soulmate is a term specifically, typically given by those people जो promote करते हैं ऐसी चीजें, movies, cards, Valentine's Day, या ऐसी जो भी कमर्शियल चीजें प्रमोट करते हैं, वो सोलमेट का एक शायद टॉपिक उन्होंने दे दिया, एक चीज, और वो अट्रैक्ट करती है सबको बहुत ज्यादा। हर वो व्यक्ति जो आपको कभी भी किसी भी मोमेंट पे कंप्लीशन का एहसास दिलाता है, हर वो मोमेंट उस व्यक्ति के साथ वो कंप्लीशन जो आपको देता है, उस समय वो आपका ट्विन सोल है, ट्विन सोल है। ओके, इट्स नॉट इवन सोलमेट, मतलब जो टर्म है वो ही अपने आप में गलत है। ओके, सोलमेट इज नथिंग। ओके, बिकॉज हम अपना कर्मा लर्न कर रहे हैं, कर्मा जी रहे हैं दूसरे के साथ, लर्निंग्स ले रहे हैं, वो किसी के साथ भी किसी भी मोमेंट पे होती है। और बहुत अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग टाइम पे हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो चीज़।
तो जो हम अपने लाइफ में पार्टनर्स जो हमारे मेट बनते हैं, उनके साथ क्या हमारा बहुत ज़्यादा कर्मा रहा होता है या उनके साथ कम कर्मा रहा होता है? कर्मा का क्या रोल आइडियली है इसमें? कर्मा उनके साथ देखना हमने चूज किया है, कम ज्यादा Okay. तो सीधी सी बात है कि आप किसी के साथ भी होंगे आपको कर्मा वो दिखाएगा। आप जिसके साथ भी होंगे, अगर कोई इंसान अपने ऑफिस में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है तो ऑफिस के कुलीग्स उससे ज्यादा कर्मा दिखाते हैं। तो पर हाँ, मेट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कर्मा दिखाता है। मेट ऐसा कर्मा दिखाता है जिससे भागना मुश्किल होता है, ऑफिस चेंज करना पॉसिबल है, पेरेंट्स की बात को इग्नोर करना पॉसिबल है, बच्चों की बात को बिना जज किए मानना पॉसिबल होता है। लेकिन मेट बिल्कुल इक्वल लेवल पे होता है, 50-50 का एक बैलेंस होता है। मेट अगर कोई बात कहता है, मेट में कहने का मतलब है हस्बैंड हो सकता है, बॉयफ्रेंड हो सकता है, तो वो जब कोई बात बोलता है तो उसको एक्सेप्ट करना हमारे लिए थोड़ा टफ होता है, लेकिन वहीं से सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है। तो यस, ये सच है कि मैक्सिमम कर्मा आप मेट से देखते हो। ओके, तो जब हम कर्मा की बात करें तो इज इट, मतलब कर्मा थोड़ा मतलब स्कैरी सा और मतलब थोड़ा नेगेटिव सा साउंड करता है कि यू नो आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम बिकॉज आई हैव दिस कर्मा। तो इज इट लाइक, इज कर्मा अ नेगेटिव वर्ड और लाइक इट्स अ बैड things we have done in Is past? learning a bad thing? Is learning a bad or scary thing? I'm asking you. No, learning is not, but sometimes the process of, you know, अगर मुझे कुछ सीखना है, सीखना है इसका मतलब कि मैं कुछ तो लैक कर रही हूँ लाइफ में एंड आई वांट टू गो समवेयर, सो आई एम लर्निंग इट। तो लर्निंग इज नॉट नेगेटिव, बट लर्निंग इज लाइक ग्रो करना है मुझे थोड़ा। एग्जैक्टली, सो हमेशा कुछ कमी नहीं होती है। ग्रो करने की नीड जब होती है, जब आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो तो पहला स्टेप अगर आपने पैर एक स्टेप पे रखा है, ऑटोमेटिकली दूसरा पैर उठ जाता है, फिर ऑटोमेटिकली पहला पैर नेक्स्ट पे चला जाता है। इसी तरह ग्रोथ का साइकिल है। जैसे ही आप एक सिचुएशन को समझ के एक लर्निंग ले लेते हो, आप एक लेवल पे आते हो, वैसे ही ऑटोमेटिकली यू साइन अप, योर एनर्जी साइन अप फॉर द नेक्स्ट लेवल। एंड ये नेचुरल है। हम भी अगर आज अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हम फिर ग्रेजुएशन करेंगे, फिर मास्टर्स करेंगे, फिर जॉब करेंगे, जॉब में भी रुकते थोड़ी हैं, तो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इसी तरह आपकी एनर्जी भी, जैसे ही उसे एक चीज समझ में आती है, एक लर्निंग आती है, हम दूसरी लर्निंग पे चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। यू कांट स्टॉप इट, यू कांट स्टार्ट इट। द प्रॉब्लम इज, जब हम नई लर्निंग के लिए जाते हैं तो हमें पुरानी वाली जगह बड़ी कंफर्टेबल लगती है। पुरानी क्लास बड़ी कंफर्टेबल थी, वहाँ सब जानते थे, टीचर्स जानते थे, आई वाज अ टॉपर। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे सब पहचानते थे। अब नई क्लास में नए टीचर्स हैं, फिर से दोबारा से रेपुटेशन बनानी पड़ेगी, पता नहीं समझ आएगा, सिलेबस बहुत ज्यादा है। वो जो चैलेंजेस दिख रहे हैं ना, उस वजह से वो लर्निंग जो देने वाली है, वो नया जो आने वाला है, वो चैलेंजेस की वजह से वो लर्निंग तो चैलेंज लगने लगते हैं, मतलब बहुत बड़ा स्कैरी सा लगता है। अब उसको अगर आप एड्रेस ही उस चैलेंज को ऐसे कर रहे हो कि अरे अब क्या, अब तो मैं कहीं फेल ना हो जाऊं, अभी तो इतना अच्छा था सब कुछ, अब कहीं कुछ गलत ना हो जाए, जब आप उसको एड्रेस ही उस तरह कर रहे हो तो वो चैलेंज लग रहा है, फिर वो स्कैरी लग रहा है। पर अगर आप ध्यान से देखो तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। पहले भी हो गया था, अब भी हो जाएगा, क्योंकि पहले की लर्निंग भी है। तो अगर आप आगे बढ़ोगे तो अब भी हो जाएगा। तो वो तो एक नेक्स्ट स्टेप हमेशा ही चलता रहेगा। तो लर्निंग है। कर्मा का नाम देके हम उसे बहुत बड़ा बना देते हैं, स्कैरी बना देते हैं। नहीं, कर्मा इज बेसिकली देयर टू गिव यू अ लर्निंग, एज सिंपल एज दैट। But for you and for me, because I also have little bit knowledge of it, but जो हमारे viewers हैं जो ये episode देख रहे हैं, उनके लिए if you can tell us more about कि past life रिग्रेशन क्या होता है और उसको करने से कैसे कर्मा हील हो रहे हैं, और अगर आप कुछ एग्जांपल्स के साथ इनको बता पाएं तो ओके। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एंड पास्ट लाइफ हीलिंग आर क्वाइट सिमिलर बट टू डिफरेंट मोडालिटीज। ओके, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। वो कैसे होता है ब्रीफली बताती हूँ मैं आपको। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में हम जो भी क्लाइंट है उसको हिप्नोसिस के थ्रू, हिप्नोसिस इज अ टेक्निक, अ टूल थ्रू विच हम उस क्लाइंट को उसके सबकॉन्शियस से कनेक्ट करते हैं। मैंने अभी बताया सबकॉन्शियस कैरीज योर प्रिमिटिव मेमोरी। प्रिमिटिव मेमोरी कैन बी, आप जिस टाइम आपका बर्थ हुआ या आप मदर के वूम में थे से लेकर
एनीथिंग विच इज गॉन बाय अ मिनट बिफोर, अभी से 1 मिनट पहले की भी सारी मेमोरी आपकी सबकॉन्शियस में है। तो हम उसको, उस क्लाइंट को उसके सबकॉन्शियस से हिप्नोसिस के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस है एक प्रॉपर, वो बहुत सेफ है, सिंपल है, बट एक प्रोसेस है। जब वो कनेक्ट हो जाता है तो सबकॉन्शियस हम बोलते हैं इज अ जीनियस। सबकॉन्शियस को पता है जो चैलेंज आप इस समय अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हो उसका सोर्स कहाँ है। वो सोर्स आपके 1 साल की उम्र में भी हो सकता है, 10 साल की उम्र में भी हो सकता है, आपने किसी एक क्लास में कुछ किया हो उस पे भी हो सकता है। बहुत सारे इंसिडेंट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप इस समय वो एक्सपीरियंस कर रहे हो जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। और जब हम उसको वहां ले जाते हैं, जब सबकॉन्शियस वहां पहुंच जाता है, वहां पर उसे रिजॉल्व करवाते हैं। कि मैंने ये किया, जैसे एक इंसिडेंट हुआ था, एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। उसमें दिस पर्सन रीच टू अ क्लास 6th or 7th where he stole the watch of the another boy, another friend. And उस वॉच को वो छुपा के घर ले आया था और उसके बाद उसे कभी यूज भी नहीं किया। He consciously he said, मेरे को ये याद ही नहीं था कि मैंने कभी किया, मेरे को वो घड़ी भी याद नहीं थी। लेकिन वहां से एक लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन सेल्फ हो गया था। जो हम सरफेस पे इस प्रेजेंट लाइफ में फील कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो ट्रस्ट ऑन सेल्फ, लैक ऑफ ट्रस्ट ऑन सेल्फ कर रहे थे। जब हम वापस लेके गए हिप्नोसिस के थ्रू, सबकॉन्शियस से कनेक्ट किया, तो वो किस मेमोरी पे पहुंचा, जब वो क्लास, एक पर्टिकुलर क्लास में उसने अपने फ्रेंड की घड़ी चुराई थी। और उसे लाके घर में डंप कर दिया, उसको यूज भी नहीं कर पाया बिकॉज ऑब्वियसली पता चल जाता। लेकिन वो जो मोमेंट था, वो मोमेंट में जो गिल्ट क्रिएट हुआ होगा, उस लर्निंग को ठीक करने के लिए हम वापस वहां गए। उसको जैसे भी वो ठीक हो सकता था कि वापस यू वेंट, यू सेड सॉरी टू द पर्सन, गेव बैक द वॉच in your subconscious understanding only, and said sorry to the whole class, to the teacher, and came back. That is how we resolve the situation. And we come back. So was it in same lifetime? Yes, it was in the same lifetime. ये जो experience बता रही हूँ same lifetime में है। अच्छा, okay. एक और मेरे को अभी याद आया, क्योंकि ये थोड़ा intriguing था कि this person reached to the time when his first birthday was celebrated. He is after 6 or 7 daughters, he is the first son, like after 6 or 7 daughters. तो somebody commented to his father कि अब तो आपकी लाइफ ठीक हो गई। जो हमारा एक पॉपुलर नोशन है कि बॉय चाइल्ड होने से, मेल चाइल्ड होने से सब कुछ ठीक हो जाता है, वैसे ही कुछ कमेंट उसके फादर को किया गया उस। और राइट नाउ जब हमने ये हिप्नोसिस किया था, he was 40 years old. एंड ही सेज, मुझे मतलब एक साल के बच्चे को अगर आप और मैं समझें तो क्या ही समझ में आता है, हम तो कुछ भी बात करते हैं उनके सामने। लेकिन ही वेंट टू दैट मोमेंट एंड ही सेड यस, ये तो है, मैंने पिक्चर्स देखी हैं उस मोमेंट की कि हाँ बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ था, तो मुझे ये बात नहीं पता है। और जब हम वापस आए उसके बाद, अब तो कई साल हो गए इस बात को, मैंने जब से उनकी थेरेपी की है, एंड जो सिचुएशन के साथ आए थे वो रिजॉल्व है एंड बहुत ब्यूटिफुली रिजॉल्व है। तो past life regression therapy we do like that. So it's not always about past life, previous life. It's also about like it's like a memory book कि आपकी बुक में क्या क्या चीजें नोट डाउन हो जा रही हैं, वो कभी भी आपको इम्पैक्ट कर रही है। हाँ, और वो इम्पैक्ट करे जा रही है, बट हम उसको रियलाइज कब कर रहे हैं, दैट मैटर्स। एग्जैक्टली। और ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल लाइफ जब जीते हो ना, इतना भी बड़ा उसको नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज नॉर्मल लाइफ जीते हो तो बहुत सारी लर्निंग ऑटोमेटिकली आ रही है। जरूरी नहीं है हर जगह हीलर की जरूरत है, जरूरी नहीं है हर जगह थेरेपिस्ट की जरूरत है। आप अपनी लाइफ में बहुत लर्निंग्स लेते ही जा रहे हो, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। बट हाँ, कहीं कहीं कभी कभी हम अटक जाते हैं, कहीं कहीं ब्लॉक बड़ा हो जाता है, हम रिजॉल्व करने जाते हैं और फंस जाते हैं। वहां पर हमें हीलर, थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। मैम, ये तो अपने एक्शंस के बारे में बात हुई कि मेरे को किसी ने बोला तो मतलब ये हो गया, बट व्हाट इज इट अबाउट ये जो हम बोलते हैं ना कि टोक लग गई, जैसे जो आपने एग्जांपल दिया, इट्स काइंड ऑफ टोक कि यार टोक लग गई कि बेटा हुआ तो उसके बाद अब कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। तो ये क्या चीज़ होती है, व्हाट्स दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कि मैं अच्छा कर रही हूँ और जैसे ही मुझे किसी ने बोल दिया तो वहीं पे वो चीज़ स्टॉप हो जाएगी। और मेरा मानना और बाकी सबका मानना ये है कि भाई हमें तो टोक दिया है, अब तुमने टोक लगा दी।
तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें टोक नहीं लगी थी, उसमें उस इंसान जो क्लाइंट थे उनका कुछ कार्मिक वहां पर अटक गया था, वो रिजॉल्व किया था। अदरवाइज ही वाज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। पर हाँ, टोक लगना अपने आप में एक चीज है जो कि हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, बहुत बात करते हैं, और बहुत कॉमनली हमारे फैमिलीज में यूज होता है, नजर लग गई, टोक लग गई। तो बेसिकली टोक लगना एक्चुअली हमारी नीड होती है। मैं सब कुछ घुमा के आपके अपने ऊपर ले आऊंगी, हर चीज हम खुद ही कर रहे हैं। हाँ, और इसका बेनिफिट है। सी, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो ना अपने ऊपर, तो अथॉरिटी भी आ जाएगी ना फिर चेंज करने की। अगर मैं बोल रही हूँ अच्छा उसकी वजह से मुझे टोक लगती है, तो फिर तो माय वेल बीइंग डिपेंड्स ऑन दिस पर्सन। बट अगर मान लो मैंने उसका कोर अपने अंदर ही देख लिया, उसका रीजन, तो फिर मैं कभी भी ठीक कर सकती हूँ। राइट। तो जो टोक लगना, नजर लगना है, वो नीड टू प्रूव आई एम गुड इनफ है। ओके। सिर्फ तभी टोक लगती है। अच्छा। जब मेरी नीड होती है कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, मैं, तभी हमें टोक लगती है। इसको थोड़ा कुछ और, तो जैसे मदर्स हैं, जब वो अपने छोटे बच्चे को तैयार करती हैं, तो उन्हें लगता है कि मेरा बच्चा अच्छा लग रहा है ना, शी हैज अ नीड टू लिसन फ्रॉम एवरीवन, है ना। और जब वो सुन लेती हैं तो फिर उन्हें लगता है टोक लग गई, तो नीड टू प्रूव कि मेरा बच्चा अच्छा लग रहा है। इसी तरह हम भी बहुत अच्छे से तैयार होते हैं या लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं जिसकी वर्दीनेस हम में इतनी नहीं होती है, और तो हम उसको प्रूव करना चाहते हैं कि देखो मैंने ये अच्छा किया, या मैंने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया, या जो भी कुछ अच्छा किया, आप अच्छे लग रहे हो, आपने कुछ अच्छा किया, तो हम प्रूविंग की नीड आ जाती है कि अरे देखो मैंने किया। अब कोई बोलेगा तभी तो प्रूव होगा कि मैंने कुछ किया है, और उसी के प्रोसेस में हम खुद को मतलब ये टोक लगा लेते हैं, मतलब प्रूविंग है, ये प्रूफ है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया था, देखो नजर लग गई। तो मैं इसे थोड़ा सा आसान करना चाह रही हूँ कि जो हमें टोक लग रही है वो एक्चुअली हमारे ही सबकॉन्शियस में हमारी एक नीड है कि मुझे सामने वाला कुछ बोले, मेरी तारीफ करे, और जब वो बोल देता है कि हाँ आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, देन आई टेक इट एज टोक, कि मुझे ये टोक लग गई है। तो अगर अपनी वर्दीनेस को बढ़ा लोगे, अगर आज आप अच्छे लग रहे हो, अच्छा काम कर पा रहे हो, कुछ अचीव कर पाए हो, आपका बच्चा अच्छा लग रहा है, तो वो है, वो वर्दीनेस है, उसको एक्सेप्ट करो, डिजर्व भी तो करते हैं। तो इसको हम कैसे रिजॉल्व करें? क्या ये सिर्फ हीलिंग से ही हो सकता है? नहीं, बिल्कुल सेल्फ प्रैक्टिस, सिर्फ अवेयरनेस में आओ कि अगर मैंने ये डिजर्व, जैसे अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम तब भी तो बोलते हैं एक्सेप्ट करो, तब भी तो मैंने बोला एक्सेप्ट करो। तो अगर कुछ अच्छा है तो उसे भी तो एक्सेप्ट करो, वो भी तो अपनी डिजर्विंग है ना, कि ये मैं अच्छा कर पा रही हूँ, मैं अच्छा बोलती हूँ, मे बी आई एम अ गुड ओरेटर, मे बी आई लुक नाइस, मे बी आई एम वेरी प्रेजेंटेबल, मे बी आई एम गुड एट माई वर्क। तो क्यों हम उसको डाउट करते हैं? हम उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? एक्सेप्ट दोनों तरफ से करना है ना। अगर कोई चैलेंज आ रहा है, कोई मेरे को अपनी कमी दिख रही है, उसे भी एक्सेप्ट करना है, अगर कुछ अच्छा है तो वो भी एक्सेप्ट करना है। राइट। उसको भी नहीं कर पा रहे, उसको भी नहीं, इसीलिए टोक लगती है और इसीलिए गिल्ट क्रिएट करते हैं। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। बट इस पॉडकास्ट को हम एंड करके बस एंड की तरफ पहुंचने ही वाले हैं। बट आई वांट टू आस्क वन थिंग ऑल्सो, कि यही टोक की जो हम बात कर रहे हैं कि हमारी खुद की ही नीड है कि हम उसको एज टोक ले रहे हैं, लेकिन समटाइम्स एक स्पेसिफिक पर्सन जिसके कुछ भी बोल देने से वो ही चीज हो रही है, तो क्या मेरा उसके साथ उसी के साथ नीड है कि बस मुझे इसी के बोल देने से टोक लग रही है? हाँ, तो कहीं ना कहीं देखो सबकॉन्शियस में आपने कुछ ऐसा बिठा रखा है कि वो मेरा स्टैंडर्ड है। अच्छा, उसको बेंचमार्क बना लिया है कि वो बोल देगा तो मैं ठीक हूँ, लेकिन उसका बोला हुआ एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा है, तो वो वहां से टोक सबसे ज्यादा लगेगी। लेकिन अगर इसको रिजॉल्व करना है, इसके साथ अपना कर्मा उस इंसान के साथ, अगर अपना कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट उस इंसान के साथ देख लोगे तो वो ठीक हो जाता है। और एक हीलिंग में, दो हीलिंग में, मतलब इट्स far more simpler than we believe. It's far more simpler. जैसे ही आप हीलिंग करने बैठोगे, आप एक्सेप्टेंस में भी आओगे, अवेयरनेस में भी आओगे, एंड आप रिजॉल्व करोगे, हीलिंग करोगे, it will be taken care. Before we close it, कुछ एक एग्जाम्पल हमें और किसी, मतलब आपका ही कोई केस, कोई ऐसा जिसकी मतलब हीलिंग के बाद कितना ड्रास्टिक सिचुएशन चेंज हो जाता है, उस टाइप का हमें कोई एग्जाम्पल दे दो। See, I can give so many. बट मैं सबसे पहले अपना देना चाहूंगी। जब मैंने हीलिंग स्टार्ट की थी, एट दैट टाइम आई वाज 78 किलोस, एंड जब मैंने हीलिंग स्टार्ट की और मैंने 2-3 चीजें बहुत अच्छी से रिजॉल्व करी, तो फर्स्ट थिंग आई केम आफ्टर 2-3 थिंग्स जो मैंने रिजॉल्व करी, बहुत
ड्रामेटिक थी, वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज मुझे सबसे ज्यादा बॉदर करती है, मेरा वेट। तो क्यों नहीं मैं अपने वेट के लिए हीलिंग करूं। और ऐसा मैंने अपनी 7 to 8 हीलिंग सिर्फ वेट के लिए की। उसके बाद मैं पहले डाइट नहीं कर पाती थी, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल बिल्कुल नहीं जी पाती थी, एंड आई बिकेम वेरी हेल्थ कॉन्शियस, आई बिकेम फिट right now. At that time I lost 22 kilos and I managed to maintain it, and all because I could resolve that karma which was blocking my journey towards health, towards fitness. And उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे मेरे बेटे का पासपोर्ट नहीं बन रहा था। मैं अपने एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ बिकॉज इट्स बेस्ट टू शेयर योर ओन। पासपोर्ट नहीं बन रहा था बिकॉज ऑफ देयर वाज सम टेक्निकल इशू। मुझे नहीं पता वो टेक्निकल इशू आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन ही हैज हिज पासपोर्ट नाउ, ही इज एडल्ट। उसका 3rd पासपोर्ट अभी उसके पास है, मतलब जो एज के साथ ग्रो करते हैं। तो अभी उसका पासपोर्ट उसके पास है वैलिड, और उस समय भी बन गया था। एंड पीपल आस्क मी कैसे बना, आई डोंट हैव एन आंसर हाउ इट केम इन बीइंग, पर हाँ वो बन गया था। So that's really interesting again, and I think we have so much to talk about. Yes. And this is a really big topic, a huge topic to talk about, healings and past life. So we really surely need another episode for that. And for now, we will close this episode. And once again, thank you so much for joining us. And overall, इससे जो हमको इस episode से हमें learning मिली है, that is it's all about you. It's all about कि आपकी क्या need है, आप क्या attract कर रहे हो, आपके साथ आपको कौन टोक लगा रहा है, कौन नजर लगा रहा है। तो just be self, अपने खुद की जिम्मेदारी लो कि ये जो भी हो रहा है it's somewhere, it's all in me, है ना। तो जो लोग मतलब एकदम हीलिंग भी नहीं करा सकते हैं, या जिनको कुछ भी अभी आइडिया भी नहीं हो रहा है कि हम क्या हीलिंग और पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, उनको हम क्या कह के इस एपिसोड को एंड करें कि कैसे अपनी लाइफ सिचुएशन को आप बेटर कर लो, विद व्हाट थिंकिंग? 3 A's, I'll give you 3 A's. Aware, accept and action. So aware होइए, डिनाइल में नहीं रहिए, एस्केप करने की नीड में मत रहिए, अवेयर हो जाइए कि दिस इज माय सिचुएशन, एंड देन एक्सेप्ट योर सिचुएशन। द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर सिचुएशन स्टार्ट्स चेंजिंग। आपको एफर्ट नहीं मारना पड़ता। सो अवेयर, बिकम एक्सेप्ट, come in acceptance of your situation, and then take action comes automatically, but this is how it is. So I'm sure that all of you are going to follow these 3 A's in life. And once again, thank you so much for watching this episode, and thank you so much to our guests. Thank you.